वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अब पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को सोचना है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का आइडिया जो है गोल्डस्टेन के माइंड में कैसे आया। क्योंकि अगर हम कुछ डिस्कवरी के बारे में पढ़ने जाते हैं तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमको समझ में आना चाहिए। तो लॉजिक ये है कि जे थॉम्सन कहता है कि जे थॉम्सन कह रहा था कि जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यही एक बात है जो गोल्डस्टेन के दिमाग में बार बार स्ट्राइक कर रही थी। ये बात क्यों स्ट्राइक कर रही थी, क्या बात इसमें स्ट्राइक कर रही थी, उसको समझना आप ध्यान से। बात ऐसा है कि अगर एटम मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एटम में जितने नेगेटिव पार्टिकल होंगे उतने पॉजिटिव पार्टिकल भी होने चाहिए। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इक्वल होंगे तो मैथमेटिकली अगर हम एल्जेब्रिक सम देखते हैं उसका, तो एल्जेब्रिक सम वैल्यू 0 आनी चाहिए और एटम हमारा न्यूट्रल होना चाहिए। यही सिंपल सा थॉट था किसके पास, गोल्डस्टेन के पास। पहला रीजन। दूसरा रीजन, गोल्डस्टेन कह रहा था कि भाई जैसे कैथोड से रे निकल रही है वैसे एनोड से भी रे निकलनी चाहिए। अगर कैथोड से निकलने वाली रे के पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो एनोड से निकलने वाली रेज के पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। और यही काम करने के लिए गोल्डस्टेन अपने लैब में इसको परफॉर्म करने के बारे में सोचा। उसने उसको बताना था कि जैसे कैथोड रे होता है वैसे एनोड रे का भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए। एनोड नाम का भी कोई रे होना चाहिए जिसके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होने चाहिए और उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम डिटरमाइन करेंगे। चलो करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो सिंपल वो केवल चेक कर रहा था, बस जानना चाह रहा था कि ऐसा होता है क्या। तो उसने सेम उसी तरह से सेटअप लगाया जिस तरह से सेटअप किसने लगा रखा था, जे थॉम्सन ने। जे थॉम्सन ने भी एक हाई वोल्ट 2000 वोल्ट की डीसी बैटरी ले रखी थी, एक ट्यूब ले रखा था। उस ट्यूब में एक एनोड था, एक कैथोड था। आप देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे इस कैथोड का डिजाइन थोड़ा अलग है क्योंकि गोल्डस्टेन जो था स्पेसिफिकली आपका ये पता नहीं लगाने जा रहा था कि इसके अंदर प्रोटॉन होता है। गोल्डस्टेन बस ये जानना चाह रहा था कि जैसे कैथोड से रे निकलती है वैसे एनोड से भी रे देखना है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था। जब एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था उसके पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं था। प्रॉपर सेटअप नहीं था, उसने ट्यूब का इंतजाम कर लिया, उसने डीसी बैटरी का इंतजाम कर लिया, बस उसको इलेक्ट्रोड चाहिए थे। इलेक्ट्रोड के लिए वो क्या करता, बहुत परेशान रहता, इलेक्ट्रोड कहाँ से मिले कहाँ से मिले। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रोड लाया। एक तरफ तो इलेक्ट्रोड प्रॉपर मिल गया, उसने एनोड बनाया, एल्युमिनियम का उसने लिया एनोड, और इधर आपका बना के तैयार कर गया है। आप जिस पे देखेंगे एनोड पे आप सबको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। उसको पता लगाना था कि जैसे कैथोड से रे निकलती है वैसे एनोड से भी रे निकलनी चाहिए, और एनोड से रे निकलनी चाहिए और एनोड से रे निकलती है तो एनोड से निकलने वाली रे के पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। तो इस तरह से एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। बट इसका कोई ये मतलब नहीं था कि हम कुछ नया पार्टिकल को डिस्कवर कर देंगे। वो केवल जानना चाह रहा था कि कैथोड की तरह एनोड रे भी होने चाहिए। तो उसके लिए उसने सेटअप लगाया, इधर एनोड लगाया, लेकिन कैथोड पे इलेक्ट्रोड लगाने के लिए उसके पास कोई मटेरियल नहीं था। वो बहुत परेशान था। अब देखिए इस परेशानी में भी उसको सबक मिली, उस परेशानी में भी उसने कुछ डिस्कवर किया। तो अगर हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो हमेशा कुछ नया मिलता है, इसीलिए हमेशा हमको पॉजिटिव सोच के रखना चाहिए। गोल्डस्टेन कितना पॉजिटिव, कितना अगर ये नहीं किया होता तो गोल्डस्टेन के दिमाग में ये सब बातें कैसे आती, कैसे समझ में आती। देखिए कितना बढ़िया लॉजिक है। गोल्डस्टेन इलेक्ट्रोड लगाने के लिए मेटल को खोज रहा था अपने लैब में, इधर उधर देखा। फिर उसने लैब में देखा कि जो सिंक होता है, सिंक आपने देखा जिसमें हम लोग बर्तन वगैरह, डिश वगैरह को क्लीन करते हैं, यूटेंसिल को साफ़ करते हैं। तो जो बर्तन साफ़ करने वाला जो क्या होता है आपका सिंक होता है, उस सिंक में देखा होगा नीचे आपका ऐसे जाली की तरह लगा होता है, प्लेट की तरह जाली की तरह लगा होता है। उस जालियों में छोटे छोटे होल होते हैं। अब क्या किया गोल्डस्टेन ने, उसी को वहाँ से निकाला क्योंकि वो एल्युमिनियम का बना था, और उसी को डिज़ाइन करके एक बनाया कैथोड और उसको यहाँ पे क्या कर दिया है, फिट कर दिया। आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे होल हैं, परफोरेशन है। इसी परफोरेशन या होल को हम कैनाल कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कैनाल। आगे चल के हम इसको कैनाल के नाम से जानेंगे। तो ये परफोरेशन था, छोटा छोटा होल था। तब यहाँ पे उसने लगाया कैथोड और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के। तो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा इस पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद जब डीसी बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, डीसी बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ 2000 वोल्ट का जब पोटेंशियल दिया तो उसके अंदर देखा कि इसके अंदर भी लाइटनिंग होनी शुरू हो गई, जैसे जे थॉम्सन लाइटनिंग को देख रहा था, है ना। जैसे जे थॉम्सन ने देखा कि भाई हमारा
लाइटनिंग हो रही है, कैथोड रे ट्यूब के अंदर कुछ चमक रहा है, वैसे इसने भी कैथोड रे ट्यूब में चमकता हुआ लाइट को देखा। लेकिन जो इसने देखा वो जे थॉमसन ने नहीं देखा था। इसने क्या देखा, केवल लाइट चमकता नहीं देखा इसने देखा कि जो परफोरेशन है, जो होल है, उस होल के पीछे यहाँ पे कहीं, तो जो होल का साइज है उसी साइज में बिहाइंड द कैथोड कुछ आपका क्या हो रहा है, शाइनिंग हो रहा है ना। कैथोड के पीछे कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका शाइनिंग हो रहा है। और इसी शाइनिंग को देख के गोल्डस्टेन का तो दिमाग ही खराब हो गया। गोल्डस्टेन को लगा भैया मिल गया मुझको जो मैं चाह रहा था, मुझको मिल गया एनोड से निकलने वाला रे। क्योंकि अगर कैथोड जो होल है उसके परफोरेशन के पीछे कुछ शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एनोड से कुछ निकल के आ रहा है जो कैथोड के अंदर की तरफ जा रहा है, और होल से निकल के पीछे की तरफ क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है। और इसी बात को लेके तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया एनोड रे भी होता है, एनोड रे भी होता है, और इस एनोड रे पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अनाउंसमेंट किसने किया, गोल्डस्टेन ने किया। और गोल्डस्टेन ने एक कॉन्फ्रेंस तुरंत बैठाया, और कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट जगह के साइंटिस्ट आए, और साइंटिस्टों से सबसे बात करना शुरू किया कि एक एनोड रे भी होता है, और एनोड रे जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इतनी बात उसने बताई। तो भाई जैसे सपोज करो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ और कोई बात बता रहा हूँ, तो आप उसका प्रूफ पूछोगे सर ये बात हमको समझ में नहीं आई, ये बात हमको समझ में नहीं आई। उसी तरह से अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग क्वेश्चन उनसे पूछना शुरू किए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकल के आया कि आपको कैसे पता लगा कि एनोड से ए रे निकल के आ रही है जो कैथोड के होल्स के अंदर से जाके पीछे की तरफ शाइनिंग करी। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ एनोड रे। आपको कैसे पता लगा, आप कैसे जान पाए कि एनोड रे का डायरेक्शन आपका एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रही है। ये रे जो है, आप जो भी एनोड रे नाम रखा है आपने, वो एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रहा है। क्या आपने जे थॉमसन की तरह कोई लॉकेट या कुछ भी लगा के उसका शैडो परपेंडिकुलर इसके बीच में रख के कुछ जानने की कोशिश की? पहला क्वेश्चन। तो अब गोल्डस्टेन ने कहा भाई हमने तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये तो मेरा एक सोच है कि ऐसा चीज़ होता है। तो आप बताइए, कोई भी साइंटिस्ट इस बात को अभी नहीं मानेगा। अगर मैं कुछ भी आपसे बता देता हूँ, आप तो अभी कोई साइंटिस्ट, छोटे साइंटिस्ट हो, छोटे बच्चे हो, अभी क्लास 11 में पढ़ रहे हो या नीट जेई कुछ तैयारी कर रहे हो, अगर आपसे मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती तो आप कहोगे सर इसका हमको प्रूफ चाहिए, कहीं किताब में रिटर्न है या किसी ने किया था, कुछ हमको इसका जानकारी चाहिए। तो आप बताइए एक बड़ी से कॉन्फ्रेंस में कोई साइंटिस्ट कैसे ये मान ले कि एनोड से कोई रे निकल के आ रही है, इसको एनोड रे कहेंगे? क्योंकि आपने कोई प्रूफ किया नहीं। तो सबसे पहली बात उनकी यही गलत हो गई कि ये जो रे निकल के आ रही है उसका डायरेक्शन के बारे में कोई एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टेन ने नहीं किया, पहली चीज़। फिर दूसरा क्वेश्चन गोल्डस्टेन से पूछा गया कि गोल्डस्टेन आप बार बार बता रहे हो कि एनोड रे है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बता रहे हो आप, तभी तो कह रहे हो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अगर पार्टिकल है तो इसका कुछ मास होगा ना। तो गोल्डस्टेन ने कहा हाँ भाई पार्टिकल है तो मास होगा, उतना ही मास होना चाहिए जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है। सबने कहा भाई इलेक्ट्रॉन के मास को डिटरमाइन करने के लिए मिल्किंस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखा है। क्या आपने कुछ प्रूव किया कि इसके पास मास है या मास नहीं है? क्या आपने जानने की कोशिश की? तो गोल्डस्टेन ने कहा नहीं भाई हमने तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उसने पूछा कि जैसे जे थॉमसन ने कि आपका क्या किया था, डिटरमाइन किया था, क्या डिटरमाइन किया था कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होता है, मास कितना होता है ये नहीं पता, डिटरमाइन किया था कि इलेक्ट्रॉन हैव सम अमाउंट ऑफ मास, उसके बाद कुछ मास होगा। और उसके लिए उसने क्या किया था, एक फैन जैसा कुछ लगाया था तो पार्टिकल टकरा रहा था और रोटेट करा। तो क्या आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है? गोल्डस्टेन ने कहा नहीं हमने तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो गोल्डस्टेन की कही बात ये भी पूरी तरह से गलत होगी। तीसरी बात, आप बार बार कह रहे हो गोल्डस्टेन की आपका एनोड रे है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो आपने क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा के, आप ध्यान से देखिए हमारे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि जे थॉमसन ने एक एक्सटर्नल फील्ड लगा के ये डिसाइड किया था कि आपका जो
कैथोड रे है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंटेन किया है। क्या आपने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि एनोड रे जब जाएगा तो आपका पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ मुड़ जाएगा? ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया? आपने पता लगाने की कोशिश की? उसने कहा नहीं, हम तो सिंपल सा लॉजिक निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई कैथोड के पीछे कुछ शाइनिंग कर रहा है, इसका मतलब एनोड से निकल के आ रहा है, इसका मतलब एनोड से निकल के आ रहा है, ये कोई बात नहीं होती है। आपको उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया? गोल्डस्टीन ने कहा नहीं, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। फिर आपसे गोल्डस्टीन से पूछा गया कि जैसे जे थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा कि आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपोजिट मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल की तरफ क्या कर रहा है, आपका हल्का सा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, क्या आपने भी ऐसा कुछ डिफ्लेक्शन देखा? क्या आपने भी कुछ ऐसा काम किया? गोल्डस्टीन ने कहा नहीं। तब गोल्डस्टीन ने कहा नहीं, तो इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हो गया कि एनोड नाम का कोई रे होता है, एनोड रे का एग्जिस्टेंस गलत हो गया। जो अब तक गोल्डस्टीन बहुत कूद रहा था कि एनोड रे भी होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये बात पूरी तरह से फेल हो गई और गोल्डस्टीन काफ़ी फेल हो गया। लोग उस पर हंसने लगे, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तब उसके बाद अभी भी गोल्डस्टीन रुका नहीं, उसके दिमाग में बात हमेशा चलता रहा कि क्या रीजन है कि इसके पीछे कुछ शाइनिंग हो रही है। इसको अगर आप चाहो तो नोट करो, तुरंत मैं आपको इसके आगे गोल्डस्टीन क्या करता है, क्या सोचता है, तुरंत मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तुरंत बताता हूँ। तो हुआ कि आपका जो गोल्डस्टीन है उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक पूरा ग्रुप बैठाया, लोग साइंटिस्ट आए, उसने एनोड रे के एग्जिस्टेंस को बताने की कोशिश की, बहुत सारा किया, लेकिन हुआ क्या कि उसकी कही बात पूरी तरह से गलत हो गई, फेल हो गई। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, बल्कि गोल्डस्टीन फेल नहीं हुआ। ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए भाई कि हम फेल हो सकते हैं, हमारा मकसद कभी नहीं फेल हो सकता। इसीलिए हम लोग निरंतर अगर डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमको जो चाहिए होगा वो मिलेगा ही, हम गोल्डस्टीन से सीख सकते हैं। गोल्डस्टीन ने कहा कि कुछ तो ज़रूर है, कुछ तो ज़रूर बात हो रही, क्या रीजन है इसके पीछे चमक रहा है। उसके बाद गोल्डस्टीन अलग अलग पोटेंशियल की बैटरी को यूज़ करके, अलग अलग गैस को फिल करके एक्सपेरिमेंट को करता रहा। कभी उसने 2000 पोटेंशियल का डीसी बैटरी यूज़ की, कभी 4000 पोटेंशियल का यूज़ किया, कभी उसके अंदर हीलियम गैस भरी, कभी ऑर्गन नाम का गैस भरा, कभी उसने रिएक्टिव गैस क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को फिल किया। ऐसे उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और सारे एक्सपेरिमेंट में जो चाहता था वो नहीं मिल रहा था। जो शाइनिंग हो रही थी वो पीछे उसको दिख नहीं रही थी, या कुछ कम शाइनिंग दिख रही थी, उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा था। उसी बीच जब एक दूसरा एटम है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन एटम, जब इसके अंदर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस को फिल करके एक्सपेरिमेंट किया तो उसको जो मिला वो आज इतिहास हो जाएगा, आज हिस्ट्री हो जाएगा। इसी वजह से तो हम लोग गोल्डस्टीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गोल्डस्टीन डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस को सेलेक्ट नहीं किया, उसने बहुत सारे गैस पे एक्सपेरिमेंट करता रहा, लेकिन उसको जो डिज़ायर रिजल्ट चाहिए था वो मिला नहीं। वो रिजल्ट उसको कहाँ मिला? हाइड्रोजन गैस को फिल करने के बाद। हम आपको आज भी पता है, और उस समय गोल्डस्टीन को तब भी पता था कि हाइड्रोजन जो एटम होता है वो सबसे छोटा एटम होता है, वो सबसे लाइटर एटम होता है। ये बात, इतनी बात पता थी। और इसके बाद एक बात और पता थी कि ये पता था कि भाई जे थॉमसन कह रहा है कि एटम के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर भी केवल और केवल क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी का केवल मास होगा। मतलब अगर हम हाइड्रोजन में केवल इलेक्ट्रॉन एज्यूम करते हैं, सपोज करो ये मेरा हाइड्रोजन एटम है और इसमें केवल इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इसके बाद कुछ बचना नहीं चाहिए। और अगर कुछ बचता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और है। मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर से इजेक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका कोई मास एग्जिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इसका कुछ भी यूनिट मास निकल के आता है, इसका मतलब इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है जिस पे कुछ मास होता है। तो उसने क्या किया? उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया। सेम एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिए, यहाँ हमने बना रखा है। कैथोड रे ट्यूब है, आपका एक ट्यूब है। इस ट्यूब में उसने डिफरेंट गैस पे क्या कर रखा है? एक्सपेरिमेंट कर रखा है। सेम परफोरेटेड होल वाला उसने क्या यूज़ किया है? कैथोड यूज़ किया, क्योंकि उसके पास वही था बेटा।
इस परफोरेशन को हम लोग कैनाल कहते हैं। दिस परफोरेशन, दिस होल इज कॉल्ड कैनाल। यहाँ आपका कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अंदर उसने हाइड्रोजन गैस फिल की और 2000 पोटेंशियल ही अप्लाई किया, बहुत पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया। अब क्या हुआ, कैथोड रे इजेक्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि हमको पता है कैथोड से आपका एक रे निकल के आ रही है। यहाँ से कैथोड से क्या निकल के आ रही है, रे निकल के आ रही है खूब तेज से, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे तो हम लोग हमेशा कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ कैथोड रे इज़ वेरी हाई, इट्स एबल टू क्रॉस एनी थिन शीट। ये किसी न किसी थिन शीट को क्रॉस करने की, उसमें होल करने की, उसमें एंटर करने की एबिलिटी रखता है। इस तरह से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल स्ट्राइक टू हाइड्रोजन एटम, मतलब जो कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, जो अगर कैथोड रे बहुत तेजी से, ऐसे इमेजिन करिए आप कि आप जाते हो दौड़ते हुए किसी से टकराते हो, और आप ऐसे टकराते हो कि अपने साथ उसका कुछ ना कुछ मटेरियल लेके चले जाते। जैसे साउथ पिक्चर में देखिए आप, पिक्चर में क्या करते हैं, ये घूंसा मारा नहीं, आपका जो पूरा दीवार है उस दीवार का पूरा ईंट लेते हुए आपका हाथ और पूरा शरीर ईंट को लेते हवा में क्या हो गया, आपका उड़ गया। सेम उसी तरह समझना है कि फास्ट मूविंग cathode ray containing fast moving electron, and this fast moving electron strike to the hydrogen atom, और हाइड्रोजन एटम से इतने तेजी से स्ट्राइक किया कि हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को निकाल के किसकी तरफ जाना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ जो मेरा हाइड्रोजन एटम था, इस हाइड्रोजन एटम से टकराया, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरह, देखिए हाइड्रोजन एटम, और इस तरह से हाइड्रोजन एटम से टकरा रहा है कौन, फास्ट मूविंग कैथोड रे। इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है, बहुत तेजी से एनोड की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और बहुत तेजी से एनोड की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो यहाँ कुछ बचना नहीं चाहिए बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं बचना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से निकल गया तो हाइड्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। आप यहाँ देखिए पहला फिगर, अगर दूसरा हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो हुआ क्या, देखिए ध्यान से देखिए, डायग्राम बहुत जल्दी से मैंने बनाया है। इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हो गया तो आपका हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन आयंस कहलाएंगे, जो आयंस बाद में हम लोग इसको कहेंगे। यही आयंस क्या करेंगे, यही आयंस आपके किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और इस होल के अंदर से जाके पीछे की तरफ यहाँ क्या करना शुरू कर देंगे, शाइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, पीछे की तरफ चमकना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, अभी भी चमक रहा है, कुछ चमक रहा है। मतलब यहाँ ध्यान से पढ़िए मैंने क्या लिखा है, कैथोड रे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल स्ट्राइक टू हाइड्रोजन एटम एंड इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, दिस इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड एनोड एंड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन मूव टूवर्ड द कैथोड। पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन किसकी तरफ मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, ये पता लगाने के लिए इसके पास कोई मास है। इसके लिए गोल्डस्टेन ने वो सारे एक्सपेरिमेंट किए जो एक्सपेरिमेंट जे थॉम्सन ने किया था। इसके पीछे बीच में कुछ लगाया, इसके बीच में फैन लगाया, पैडल व्हील की तरह इसने एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि हाँ भाई कुछ मास होता है। इसने फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा के चेक किया, फिर इसने देखा कि हाँ भाई ये पॉजिटिव पार्टिकल निगेटिव फील्ड की तरफ क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा था, और इस कंक्लूजन पे आया कि भाई जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उसी तरह एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है, और आज से हम उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन के एटम के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कुछ बचना नहीं चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद कुछ बच रहा है जिसके पास सम अमाउंट ऑफ मास है, और सम अमाउंट ऑफ मास है, इसका मतलब एटम के अंदर भी एक चार्ज पार्टिकल है, और उसने सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि वो चार्ज पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बट एक बात जो मिल्किन ने उसका मास फाइंड किया था, उस पर चार्ज फाइंड किया था, एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किया था, बट आज भी गोल्डस्टीन की जो हाइपोथेसिस है
जो बात बताई थी उसका कोई प्रूफ नहीं है। एक बात है उसका कोई प्रूफ नहीं। क्या बात है? उसने जो बताया था कि प्रोटॉन पे जो मैंने पार्टिकल डिस्कवर किया जिस पे पॉजिटिव चार्ज, उसका नाम प्रोटॉन है, उस पर कितना चार्ज होगा, उसका कुछ मास क्या होगा, उसको उसने एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन नहीं किया था। उसने एक हाइपोथेसिस दी कि एटम अगर मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एटम में इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उससे जस्ट अपोजिट सेम अमाउंट में प्रोटॉन का भी क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। और आज भी हम ये बात मानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज निकल के आता है वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम निकल के आता है, पहली चीज़। दूसरी बात उसने बताई कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा हाइड्रोजन एटम है और उस हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया और ये हाइड्रोजन आयन बचा, तो अगर मैं कहता हूं इस पूरे एटम का मास अगर 10 यूनिट है, इमेजिन करिए इस पूरे एटम का मास 10 यूनिट है और उसमें से मैंने 2 यूनिट को यहाँ से इजेक्ट कर दिया, उसके बाद जो बचेगा वो 8 यूनिट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? इसका सिंपल सा लॉजिक है कि हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को जब मैंने निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल के बाहर चला गया, तो जो भी रिमेनिंग मास बचेगा वही मास किसका होगा, प्रोटॉन का मास होगा। मतलब अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड किया, मास ऑफ प्रोटॉन को फाइंड करना बहुत आसान किया। उसने कहा कि मास ऑफ हाइड्रोजन, हमको तो पता है कि हाइड्रोजन का मास कितना है, उस हाइड्रोजन के मास के अंदर से अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही निकल के गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका मास भी चला गया होगा। इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम निकाल लेते तो जो बचेगा मास वही मास किसका होगा, प्रोटॉन का होगा। इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसका केवल हाइपोथेसिस है। इसको गोल्डस्टीन ने बताया और इसको बताया कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। और इतना कम मास है, कम ही मास है भाई, बट इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज़्यादा है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि इतना जो कि उसको हम देख सके, फील कर सके। तो इतने छोटे मास को हम हमेशा कहेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन को हम एमयू में भी लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं 1.0076 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और इस तरह से एक हाइपोथेसिस निकल के आए कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होगा और प्रोटॉन का जो मास होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27, जिसको हम एमयू में 1.005 या 1.0067 EMU हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इस तरह से आपका एक और पार्टिकल निकल के आया जिस पार्टिकल को हम प्रोटॉन कहते हैं। और ये बात निकलने के बाद आप सोचिए डाल्टन को कितना दुख हुआ होगा। डाल्टन तो पागल हो गया होगा, क्योंकि हमने कहा कि भाई एटम जो है वही सबसे छोटा है, ये तो 2 लोग बता दिए कि एटम में और छोटे छोटे 2 लोग हैं। तो डाल्टन को तो काफ़ी दुख हुआ होगा। लेकिन इस पूरे चैप्टर में बेटा हम लोग, स्पेशली हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग दूसरे से जो कनेक्ट हैं, किसी भी थ्योरी को कभी गलत नहीं कहेंगे। सारी थ्योरियाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हुए आ रही, किसी में कुछ कमी नहीं है। अगर आपका डाल्टन ये नहीं बताता कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, तो जे थॉमसन कैसे जान पाता कि एटम में इलेक्ट्रॉन है? जे थॉमसन ये नहीं बताता कि एटम में इलेक्ट्रॉन ही है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो गोल्डस्टीन के दिमाग में आइडिया कैसे आता है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो? तो सब थ्योरी एक दूसरे से रिलेटेड है, सारी थ्योरियाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हुए आ रही हैं, कुछ गलत नहीं है, सबकी कही बातें सही हैं, सबके कुछ लिमिटेशन है, उसको तो हम लोग समझे हैं, जाने हैं, है ना। इसका लिमिटेशन सिंपल निकल के आ रहा है कि भाई अभी भी आपके पास भी पूरा मौका है बेटा कि आप जब आगे निकल जाओ, हायर क्लास में स्टडी करना चाहो, रिसर्च में, तो आप एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव करना चाहोगे कि जो प्रोटॉन का मास होता है इतना ही होता है, प्रोटॉन पे चार्ज इतना ही होता है। तो ये सारी बातें आपके लिए भी अभी भी क्वेश्चन मार्क है। आप इसको डिटरमाइन करिए, खोजिए, इन फ्यूचर अच्छा काम करिए। तब तक के लिए आप पूरा का पूरा लेक्चर आप रिवाइज करिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपको क्या ऐसी चीज़ें जो अच्छी लगी, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगी, हम उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों को क्या करिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।